हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे थे। क्यों? यस सर। ये तो डिस्कस कर रहे थे यस सर। जिसमें हम लोग इनर्शिया लॉ डिस्कस कर लिया था। नहीं, लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, या मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है। और हम लोग इनर्शिया के टाइप्स भी देख लिए थे कि इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन और इनर्शिया इन डायरेक्शन। ठीक है, 3 टाइप का। ठीक, उसके बाद हम लोग ना लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? लीनियर मोमेंटम कर रहे थे ना, लीनियर मोमेंटम की बात। थोड़ा आराम से थोड़ा ना देखते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे थे। हमने कहा था कि लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं किससे? पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी डैश, सॉरी m इंटू वी, m इंटू वी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसका डायरेक्शन, लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो कि किसका डायरेक्शन होगा भाई? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायरेक्शन। वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा वही किसका डायरेक्शन होगा? लीनियर मोमेंटम का। क्योंकि मास इसमें कांस्टेंट। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चूंकि मास इसमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, मास किसी भी बॉडी का क्या रहता है? कांस्टेंट। हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करके चलते हैं, हालांकि कभी कभी मास चेंज करता है। तो किसका मास चेंज करेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि जब मास चेंज करेगा तो मोमेंटम क्या होगा। फिलहाल हम क्या मान के चलते हैं कि मास क्या है? कांस्टेंट। तो चूंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है या कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का किसी वेक्टर क्वांटिटी में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन सेम रहता है। वो वही होगा जो कि इसमें वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी आपका क्या है? वेलोसिटी। और यहाँ क्या है? वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन मास के साथ है तो हमको मोमेंटम मिलता है। तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही किसका डायरेक्शन होगा? मोमेंटम का। किसका? मोमेंटम का। क्लियर है ना? लीनियर मोमेंटम का। yes, और हम लोग कंसेप्ट थोड़ा सीखे थे कि लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट कहाँ से आया। ठीक है। मास पहले कांस्टेंट रखे, वेलोसिटी चेंज कर दिए। तो वेलोसिटी चेंज कर दिए तो हमने देखा कि हमको उसको रोकने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है जिसका वेलोसिटी ज्यादा है। फिर हमने देखा कि मास को वेरी डिफरेंट रख के वेलोसिटी को कांस्टेंट रख दिया हमने। तब हमने देखा कि जिसका मास ज्यादा है उसको रोकने में हमें ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ रही है। तो हमने देखा कि एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रही है, तो हमने उसे मोमेंटम कहा। क्या कहा? मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन, यही तो है। यस सर। मोमेंटम को क्या कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है। अच्छा, इसका जो डायमेंशन अगर हमने लिखा था, हमने यूनिट लिखा था, इसका यूनिट क्या था? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यही तो था। यस सर। और इसका डायमेंशन क्या था बच्चे? डायमेंशन अगर मोमेंटम का लिखे तो ये था मास का m, लेंथ का l, t-1, ये था डायमेंशन। ठीक है। यस मोमेंटम का यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ठीक है। आगे मोमेंटम की चर्चा अभी हम करेंगे जब न्यूटन्स लॉ थोड़ा पढ़ लेंगे तब। ठीक है। आगे अभी मोमेंटम की चर्चा हम करेंगे। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे, मोमेंटम की बात करेंगे जब हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे अभी तक। ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे हैं। तो चूंकि न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में इसका जिक्र था, इसलिए हमने इसको पढ़ाना पड़ा। ठीक है। तो आ जाओ न्यूटन्स का सेकेंड लॉ देखते हैं। कौन सा? एनएल। हाँ, लिखो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ध्यान से समझना। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है बच्चे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the external force applied on that body. देखो, किसी भी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी भी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टाइम के साथ, किसी भी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टाइम के साथ प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी, या इस एक्सटर्नल फोर्स को कहते हैं नेट फोर्स। क्या कहते हैं इसे? नेट फोर्स। नेट फोर्स। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से इस चीज को लिखना। नेट फोर्स। कौन सा फोर्स?
net force. Net force is directly proportional to rate of change of momentum. Rate of change of momentum से हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स. नेट फोर्स acting on a body is directly proportional to rate of change of momentum. या rate of change of momentum is directly proportional to external force या net force applied on a body. ठीक है, देखो अब देखो ये जो नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स F net is directly proportional to क्या? dp by dt. dp by dt. ठीक है बच्चे. अच्छा अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं. F net is equal to, ये किसके लिए है? बॉडी जब लीनियर मोशन में, किसके लिए है? लीनियर मोशन. लीनियर मोशन के लिए. क्योंकि जो मोमेंटम है वो कौन सा मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम, लीनियर या एंगुलर? लीनियर. लीनियर. तो लीनियर मोशन के लिए है ये. यस सर. कोई भी बॉडी लीनियर मोशन में होगी, लीनियर मोशन में होगी, तो उस बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उस बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाइड के बराबर होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, यस सर. लिए एप्लीकेबल है लीनियर. ठीक है, F net यस सर. is directly proportional to dp by dt. यही तो लिखा हमने पीछे. यस सर. ठीक है, अच्छा. F net is equal to, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते कांस्टेंट दे देते हैं, दैट इज कांस्टेंट k dp by dt. ठीक है, देखो इधर k d dt ऑफ मोमेंटम को क्या लिखा हमने? mv. क्या लिखा? यस सर. mv. mv. यही तो लिखा. अब देखो इसे हम लिख सकते हैं k mv m dv by dt प्लस v dm by dt, ऐसा लिख सकते हैं इसे. यस सर. इधर देखो हमने क्या किया कि यहाँ m और v दो क्वांटिटी हैं, तो एक बार m को छोड़ा, v को डिफरेंशिएट किया, फिर v को छोड़ा, m को डिफरेंशिएट किया. क्लियर है? अगर मास कांस्टेंट है, मास क्या है? Constant. If mass is constant, dm by dt is 0. if mass is constant, अगर m constant है, ठीक है, अगर m constant है, F net तो dm by dt क्या होगा भाई? 0 होगा. 0. इसमें 0 पुट कर दो dm by dt. तो dm by dt 0 पुट करोगे तो F net क्या आएगा बच्चे? F net आ जाएगा k m dv by dt. ये तो आएगा. यस सर. ठीक है, dv by dt क्या होता है भाई? Acceleration. Acceleration. F net is equal to k times mass into acceleration. ठीक है, k को क्या मान लेते हैं? 1. k कांस्टेंट है जिसको क्या मान लेते हैं हम लोग? 1. क्या मान लेते हैं? 1. तो अगर k को हमने 1 मान लिया तो जो F net है बच्चे, वो F net किसके बराबर हो जाएगा भाई? ma. F net बराबर हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, अच्छा ये बताओ क्या एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वही नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा? Yes sir. नेट फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो कि किसका डायरेक्शन होगा? Acceleration. बॉडी जिस तरफ एक्सेलरेट कर रही होगी ना, उसी तरफ नेट फोर्स होगा. क्लियर है? Yes sir. Yes sir. ठीक है. F नेट फोर्स का मतलब क्या है? रिजल्टेंट फोर्स. कौन सा फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स. परिणाम. क्या चीज? परिमाणी फोर्स. परिमाणी नहीं, परिणामी. परिणामी. परिणाम और परिमाण दोनों में अंतर होता है. Yes sir. परिमाण मैग्नीट्यूड होता है और परिणाम होता है रिजल्टेंट. Result. क्लियर है? रिजल्ट क्या आया? Yes sir. अगर किसी बॉडी पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं और उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, कहते हैं कि उस बॉडी पे जितने सारे फोर्स लग रहे हैं उन सारे फोर्स को हटा दो और उस फोर्स की जगह एक सिंगल फोर्स लगा दो. वो सारे फोर्स जो इफेक्ट उस बॉडी पे दे रहे थे,
अगर वही इफेक्ट वो सिंगल फोर्स उस बॉडी पे दे रहा है तो कहते हैं कि वो सिंगल फोर्स उस सारे फोर्स का क्या है, रिजल्टेंट, परिणामी बल। परिणामी बल है। कौन सा बल है? परिणामी बल। परिणामी बल, जिसको रिजल्टेंट फोर्स इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, परिणामी बल। यस सर। F net is equal to mass into Acceleration. एक्सेलरेशन। ये कौन सा लॉ है भाई? Second. सेकंड लॉ। अब इसी सेकेंड लॉ पे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम करें, पूरा चैप्टर ही इसी पे। न्यूटन का सेकेंड लॉ किससे है? सेकंड लॉ। सेकंड लॉ पे। सॉरी, जो पूरा चैप्टर सेकंड लॉ पे है। पूरा चैप्टर ही इसी पे। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर Yes, यहाँ sir. देखा जाए तो फोर्स की यूनिट लिख सकते हो क्या? फोर्स की Yes. यूनिट हो जाएगी Yes. मास, मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलेरेशन की यूनिट Yes. मीटर पर मीटर पर सेकंड सेकंड। तो ये हो गई फोर्स की यूनिट। क्या हो गई? फोर्स की यूनिट। अब देखो, इसको हम लोग न्यूटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? न्यूटन। 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 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। इसका डायमेंशन क्या होगा भाई? डायमेंशन हो जाएगा इसका MLT माइनस L2 T माइनस 2 यस सर। यहाँ हमने क्या अज्यूम किया है कि मास क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। मास को कांस्टेंट अज्यूम करके हमने किया। ठीक है, इस पे हम लोग अभी आएंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम हम बनाएंगे अभी। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. जैसे हम छोटा सा प्रॉब्लम दे दें अगर आपको कि एक बॉडी है, सपोज करो एक बॉडी है ऐसे, इस बॉडी पे एक फोर्स लगाया आपने 10 न्यूटन का, बस सिंपल सा प्रॉब्लम है। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस बॉडी का मास मान लो 2 kg है, जो कि आप 10th में पढ़ चुके हो इन सब चीजों को। इस बॉडी का मास कितना है? 2 kg है। 2 kg। ठीक है, और ये सरफेस क्या है? स्मूथ है। कैसा है? स्मूथ। स्मूथ। स्मूथ सरफेस का मतलब क्या होता है कि सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, नहीं सरफेस होगा। पे नहीं है। घर्षण नहीं है, घर्षण बल वहां कार्य नहीं करेगा। नहीं करेगी। क्लियर है? फ्रिक्शन लेस। हाँ, फ्रिक्शन लेस। यस सर। स्मूथ मतलब क्या? फ्रिक्शन लेस। फ्रिक्शन लेस। फ्रिक्शन लेस, घर्षण वहां कार्य नहीं करेगा। नहीं। ठीक है, फ्रिक्शन लेस स्मूथ सरफेस। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताओ इस बॉडी का एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे हाँ होगा। क्यों? क्योंकि इस बॉडी का जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स किसके बराबर होगा भाई? नेट फोर्स Mass कितने into के बराबर है? acceleration. 10 न्यूटन के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स अभी आपको दिखाई दे रहा है, बाकी और दिखाई नहीं दे रहा है, वो मैं बताऊंगा, सब दिखाई देगा आपको अभी। लेकिन फिलहाल 5 अगर यहाँ मीटर पर देखो सेकंड। तो इस बॉडी का नेट फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। ठीक है, Yes, sir. यस सर। और ये बॉडी किधर की तरफ जाएगी? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको सबको पता है कि ये बॉडी किधर की तरफ जाएगी? जिधर फोर्स लग रहा है, राइट साइड। यस सर। इधर फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ जाएगी। तो इधर की तरफ मान लेते हैं एक्सेलेरेशन क्या है इसका? ए। और मैंने A। बताया था कि जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी। यस सर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? एक्सेलेरेशन Yes, की sir. डायरेक्शन वही होगी जो Force फोर्स की की नेट होगी। फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में है तो एक्सेलेरेशन भी किस डायरेक्शन में होगा? एक्स डायरेक्शन। X डायरेक्शन में। डायरेक्शन में. एक्स डायरेक्शन में होगा। तो देखो यहाँ लिख सकते हो आप 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो भाई? इसका आप Acceleration. एक्सेलेरेशन निकाल सकते 5 मीटर पर सेकंड Acceleration. हो। 10 इज इक्वल टू 2 इंटू ए इज इक्वल टू हो गया 5 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है? 5 मीटर पर नो सेकंड, सर। कोई दिक्कत नहीं है। नो नो सर। No, sir. क्लियर है? तो नेट यस फोर्स सर। जी। की डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा, इस बात को लिख लो। अगर इसका रेक्टेंगुलर कार्टेशियन में अगर हम जो है न्यूटन सेकंड लॉ का रेक्टेंगुलर कार्टेशियन में लिखें, किसमें लिखें? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन मतलब उसको एक्स वाई जेड के कंपोनेंट में लिखें। किसमें लिखें? X, Y, XYZ Z. के XYZ component में. ठीक है, तो अगर हम fx लिखेंगे, x डायरेक्शन में अगर हम फोर्स fx लिखेंगे तो वो बराबर होगा x डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेलेरेशन। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। Yes, ऐसा sir. लिखेंगे Yes, x sir. डायरेक्शन। अगर y डायरेक्शन में जी, लिख रहे हैं तो Yes, F y is equal to मास इनटू एक्सेलेरेशन इन m y into डायरेक्शन। a y। ठीक है, अगर z डायरेक्शन में लिख रहे हैं यस तो सर। ऐसे लिखेंगे fz इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन इन z डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या है?
कार्टेशियन Yes. रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन में इसमें है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कह सकते हो आप इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में है एक्स वाई जेड कंपोनेंट ठीक है fx is equal to mass into acceleration in x direction fy is equal to mass in acceleration in y direction और fz is equal to mass into acceleration in z Z अगर डायरेक्शन। टोटल फोर्स f लिखोगे तो वो f किसके बराबर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा fx i प्लस सॉरी ऐसे लिखोगे हम इसे ऐसे लिखोगे fx i प्लस fy j प्लस fz ऐसे ठीक है नहीं आया तो नहीं आया सर आया ना सर तो नेट जो Yes, फोर्स sir. होगा वो ठीक है fxi प्लस fij प्लस fz ठीक है कोई दिक्कत नो सर। No, sir. सीखेंगे अभी हम लोग आगे चले Yes, sir. यस सर। अब लिखो थर्ड लॉ ये ना बड़ा आसान है सब लोग इसे बहुत जल्दी बताते हैं कि थर्ड लॉ बहुत आसान है लेकिन समझने में बड़ा मुश्किल होता है Yes, sir. हर क्वेश्चन में ये अप्लाई होता है यस सर होता कितना है बड़ा आसान है होता बड़ा आसान है आसान है लेकिन अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा थर्ड लॉ क्या है भाई सब लोग जानते हैं एकदम आसानी से बोलते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन थर्ड लॉ क्या है न्यूटन्स का एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहते हैं कि हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया बल होता है जैसे क्रिया प्रतिक्रिया। यस सर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं इसे कहते हैं कि नहीं बताओ यस सर यस यस सर। सर Yes, sir. क्रिया प्रतिक्रिया का प्रतिक्रिया नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं ना यस यस सर कहते हैं कि हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया बल होता है हर क्रिया बल का एक प्रतिक्रिया बल होता है जो कि क्रिया बल के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है उल्टी दिशा अगर क्रिया बल नीचे की तरफ लग रहा है तो प्रतिक्रिया बल उसके ऊपर की तरफ लगेगा ठीक है जैसे हम देखो हम अगर हाथ से इस बोर्ड को ऐसे टच करते हैं ऐसे ऐसे दबाएं इस बोर्ड को तो ये बोर्ड भी हमारी तरफ क्या लगाएगा एक हमने बोर्ड को दबाया उधर की तरफ अंदर की तरफ अब बोर्ड हमारे हाथ को किधर दबाएगा बाहर की तरफ हम धरती माता इसीलिए कहते हैं कि हम लोग धरती पे बोझ हैं क्या है बोझ धरती पे बोझ बोझ समझते हो यस सर यस सर। बोझ समझते हो बोझ वेट Yes, sir. वेट बोझ है हम क्यों भाई बहुत लोग ना बहुत अच्छा काम करते हैं कुछ लोग बहुत बुरा काम करते हैं तो कहते हैं यार ये धरती पे बोझ है यस सर आपका जो वेट है आप क्या करते हो कहाँ खड़े हो धरती माता पे तो जो आपका वेट है उस वेट के बराबर आप एक फोर्स लगा रहे हो किधर की तरफ धरती माता पे यस सर याद करो सर समझा रहे थे वो ऐसे बना के पता नहीं क्या ठीक है समझ में याद करो उस दिन तो हर व्यक्ति या कोई भी बॉडी है वो कोई भी बॉडी धरती पे क्या है एक तरीके से बोझ है बोझ जितना फोर्स हम या जितना वेट हमारा धरती माता पे लग रहा है उतना ही वेट का एक फोर्स धरती माता किधर की तरफ देती है हमारी तरफ। ऊपर के क्लियर है यस सर यस सर। कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं क्या कहते हैं उसे कांटेक्ट फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं जिस पॉइंट पे बॉडी का कांटेक्ट होगा ना वहां एक फोर्स लगेगा किधर की तरफ आपकी बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में वही आपका रिएक्शन फोर्स होता है जिसको हम प्रतिक्रिया का बल कहते हैं क्या कहते हैं भाई प्रतिक्रिया बल कहते हैं हमने क्रिया किया जमीन की तरफ धरती माता को हमने दबाया तो धरती माता भी क्या करेंगी हम पे फोर्स हम पे फोर्स लगाएंगी इधर की तरफ ऊपर ऊपर की तरफ क्लियर है Yes, sir. कहीं पे भी जैसा फोर्स आप या जैसा बॉडी पे फोर्स लगता है अगर कांटेक्ट है उस बॉडी का उस तरफ तो वो बॉडी उतना ही फोर्स किधर की तरफ लगाती है अपोजिट डायरेक्शन Opposite तो direction. कहते हैं एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट
रिएक्शन तो आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लो, हिंदी वाले हिंदी में लिख लो कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो हो गया इंग्लिश में थर्ड नियम। और हिंदी वाले लिखें कि हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया बल होता है जो कि उस क्रिया बल के अपोजिट डायरेक्शन में या उसके जो है अपोजिट मतलब उसके विरुद्ध लगता है, विपरीत दिशा में, उसके विरुद्ध या उसके विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया बल होता है जो कि उसके विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, यह कब उत्पन्न होता है? जब उस बॉडी पे वो बॉडी किसी कांटेक्ट सरफेस के बीच में हो या दो बॉडी का जहां कांटेक्ट होगा ना, उस कांटेक्ट पॉइंट पे ही प्रतिक्रिया बल होगा। ऐसा नहीं है कि हर जगह प्रतिक्रिया बल हो जाएगा, तब तो चलना दूभर हो जाएगा। यस सर। हमारे हाथ पे प्रतिक्रिया कब लगेगा? क्या अभी प्रतिक्रिया बल लग रहा है? अगर एयर को हम जो है एयर का फोर्स 0 मान ले तो क्या हमारे हाथ पे प्रतिक्रिया बल लग रहा है? नहीं। नो सर। लग रहा है? नहीं लग रहा। कब लगे? ध्यान से समझना इस चीज को, बड़ा आराम से समझना। बहुत मजेदार टॉपिक है, यहीं से ना मैकेनिक्स की शुरुआत हो जाती है समझ लो तरीके से। हालांकि मैकेनिक्स आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन यहाँ से थोड़ा अच्छा मैकेनिक्स की शुरुआत होती है। ठीक है, तो देखो अब अभी हमारे हाथ पे कोई प्रतिक्रिया बल नहीं लग रहा, लग रहा है? नहीं लग रहा। फिर यहाँ देखो हम बोर्ड को दबाए, क्या हमारा हाथ का कांटेक्ट बोर्ड के साथ हुआ? यस हाँ, तो जब हमारे हाथ का कांटेक्ट बोर्ड के साथ हुआ तो हमने बोर्ड को दबाया एक्चुअली अंदर की दिशा में। किधर की दिशा में? अंदर की दिशा में। अंदर। बोर्ड हमें किधर धक्का दे रहा है? बाहर की तरफ। बाहर। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, यस जी। ओके। तो प्रतिक्रिया बल हमेशा कहाँ लगता है भाई? अपोजिट डायरेक्शन में। कॉन्टैक्ट। लगता तो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन लगता कहाँ है? जहाँ कांटेक्ट सरफेस होता है। यस सर। दो बॉडी कॉन्टैक्ट। दो बॉडी का जहाँ कांटेक्ट होगा वहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये बॉडी दे दूं और मैं आपसे कहूं कि बच्चे ये बताओ, ये बॉडी है, मान लो मास m है, ठीक है, इसका प्रतिक्रिया बल बताओ कहाँ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये बॉडी किसमें मूव कर रही है? एयर में। जी। इस पे कोई प्रतिक्रिया बल नहीं ले। क्यों? क्योंकि इस बॉडी का कोई कांटेक्ट नहीं। अब इस बॉडी को हमने यहाँ रख दिया, देखो ये सरफेस पे, ये सरफेस पे। क्या अब ये बॉडी इस सरफेस पे हो गई कि नहीं आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। ये बॉडी इस सरफेस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगी? नीचे डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि ये किधर जाना चाहेगी? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जाना चाहेगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण कोई भी बॉडी किधर की तरफ जाती है? नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ जा रही है, आपने एक सरफेस लगा दिया इस पे, तो वो वहीं रुक जाएगी। रुकेगी कि नहीं बताओ? रुकेगी। यस सर। तो जब रुकेगी तो जिस फोर्स से ये नीचे की तरफ जा रही थी, अब वो फोर्स कहाँ लगने लगेगा? इस सरफेस पे लगने लगेगा। सरफेस पे। क्या इस बॉडी का इस सरफेस से कांटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो जब कांटेक्ट इस बॉडी का इस सरफेस से होगा ना, तो ये बॉडी इस सरफेस पे जितना फोर्स लगाएगी उतना ही ये सरफेस इस बॉडी पे भी फोर्स लगाएगा। और किधर की दिशा में? ऊपर। विपरीत दिशा में। ऐसे ऐसे इसके विपरीत दिशा में। और हर जगह जितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये फोर्स लगेगा। जितने भी यहां से लेके यहां तक बॉडी का कितना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा? आज छोटा पॉइंट ले लोगे तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। आप ये काउंटेबल नहीं, आप काउंट नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं कि इन सब का सम मिला के एक सिंगल फोर्स लगा देते हैं ऊपर की तरफ। इसी को क्या कहते हो आप? नॉर्मल। परिणामी बल। इसी को आप क्या कह देते हो? नॉर्मल फोर्स। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। तो ये तो हो गया थर्ड लॉ। कौन सा लॉ? थर्ड लॉ। अब किसी भी बॉडी का हम ये तीनों लॉ अप्लाई करके, किसी भी बॉडी पे ये तीनों लॉ अप्लाई करके हम लोग क्या निकालते हैं भाई? हम लोग उस बॉडी का अगर उस पे नेट फोर्स लग रहा है तो हम उस बॉडी का एक्सेलेरेशन निकालते हैं।
और अगर नेट फोर्स नहीं लग रहा है तो हम ये निकालते हैं, अगर मान लो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है भाई? साम्यावस्था। 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 कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है उस बॉडी पे नेट फोर्स क्या है? जीरो। जीरो। उस बॉडी पे नेट फोर्स क्या है? जीरो। तो उस जीरो। बॉडी पे जो फोर्स है ना, जिस फोर्स के कारण वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, वो फोर्स कैलकुलेट करते हैं। या बहुत सारे फोर्स लग रहे होते हैं, तो किसी पर्टिकुलर फोर्स की गणना हम लोगों को अगर करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करके वहां हम लोग ये जो है सेकंड लॉ और थर्ड लॉ अप्लाई करके क्या करते हैं, उस फोर्स की गणना कर लेते हैं। मान लो वहां नेट फोर्स लग रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर वो बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है तो क्या वो बॉडी एक्सेलरेट होगी? हाँ होगी। अगर एक्सेलरेट होगी तो उसका एक्सेलेरेशन निकालेंगे, उसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे, किसी टाइम t = 2 सेकंड 3 सेकंड पे क्या उसकी वेलोसिटी होगी, फिर उसका क्या निकाल लेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। भाई एक बार आपको एक्सेलरेशन पता चल गया तो क्या आप वेलोसिटी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। यस सर। डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है? निकाल सकते हो कि नहीं बताओ? यस सर। यस तो सर। हमने आपको याद करो, हमने यही बताया था कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वो कॉज क्या है जिसके कारण से बॉडी में क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन। और ये सब तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। यस सर। तो सिर्फ हमको यहाँ क्या पढ़ना है? कॉज। क्या Cause. पढ़ना है? कॉज। तो हम लोग कैसे फोर्स निकालते हैं किसी बॉडी पे, कैसे उस बॉडी पे नेट फोर्स निकालते हैं, और उस बॉडी पे नेट फोर्स निकालने के बाद कैसे हम उसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, ये इसकी गणना हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है? यस सर। अब इस टॉपिक पे एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आता है फ्री बॉडी डायग्राम। कौन सा? फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिसने बनाना सीख लिया, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लिया, समझ ले कि उससे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं छूटेगा। उसका बेड़ा पार हो गया है? उसका बेड़ा पार हो गया। बेड़ा पार नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से बेड़ा पार हो जाएगा, बाकी एक चैप्टर से बेड़ा पार नहीं होता। यस सर। हाँ, लेकिन ये अगर चैप्टर आपने सीख लिया तो आगे के जो भी चैप्टर है इसका यूज है। और इवन आप हायर एजुकेशन में जाते हो, इंजीनियरिंग करने जाते हो, नीट में जाते हो, इंजीनियरिंग करने जाते हो, तो फर्स्ट ईयर में अगर फर्स्ट ईयर में इसका यूज बड़ा, फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में बड़ा यूज है इसका। यस सर। तो लिखो फ्री बॉडी डायग्राम। क्या चीज? फ्री बॉडी डायग्राम। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, क्या है ये फ्री बॉडी डायग्राम, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, हाउ टू ड्रॉ एफबीडी एंड व्हाट इज एफबीडी, क्या है ये फ्री बॉडी डायग्राम और कैसे हम इसको ड्रॉ करें। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाना है तो पहले उस बॉडी को क्या करो? आइसोलेट करो। क्या करो? आइसोलेट। ऐसे आइसोलेट कर दो कि जिस बॉडी का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो उस बॉडी को सारे बंधनों से मुक्त करो। किससे मुक्त करो? बंधनों से। किसी को अगर आप आइसोलेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आइसोलेट। तो कहने का मतलब है आप उस बॉडी को सारे बंधनों से क्या कर दो? मुक्त। और जो बंधन वहां है उस बंधन के कारण जो उस पे फोर्स लग रहा है उस फोर्स को वहां दिखा दो। जितने भी फोर्स वहां लग रहे हैं सब उस बॉडी पे दिखा दो। मतलब कहने का क्या है, आप मुक्त तो कर रहे हो लेकिन किसके साथ कर रहे हो? जो आपने बंधन यहाँ दिए तो उस बंधन के कारण जो फोर्स उस पे है उस फोर्स को दिखाना जरूरी है। यस सर। मैं क्या करूंगा? यस सर। यस सर। क्लियर है? फिर से समझ लेना, Yes, फिर से सुन लेना कि हम किसी बॉडी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि हमने उस बॉडी को बंधन से मुक्त तो कर दिया, लेकिन वो जो बंधन वहां है उस पे या जो भी फोर्स उस पे लग रहा है उस फोर्स को हम उस बॉडी पे एज इट इज दिखाएंगे। और जैसी बॉडी यहाँ पे है वैसा ही उसका स्ट्रक्चर वहां बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ बॉडी यहाँ कुछ और है स्ट्रक्चर कुछ और बना दे। ऐसे
जैसे आपका हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए और आपको हम यहाँ दिखाना चाहते हैं, कहीं से आपको छुड़ा के यहाँ दिखाना चाहते हैं और आपका मुंह थोड़ा बेकार कर दे, तो आपको कैसा लगेगा बताओ? खराब। बुरा लगेगा कि नहीं बोलो? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. सबको अपना ना फेस बड़ा प्यारा लगता है दुनिया में। यस सर। चीज यस सर। कोई है दुनिया में ऐसा जिसको अपना फेस प्यारा नहीं लगता? नो सर। सबको लगता है। भले चाहे जैसा भी हो, थोड़ा या मेरे जैसा कुरूप सा हो, तब भी फेस उसको अपना प्यारा लगता है। मुझे बहुत प्यारा नो लगता है, सर। नो सर। तो सबको अपना फेस प्यारा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने अगर आपको आइसोलेट करके यहाँ बनाया ना, तो एज इट इज जैसी बॉडी आपकी है, जैसा आपका जो है फेस है, जो कुछ भी है, अगर हम यहाँ बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा अरे यार सही बनाया है इसने, ठीक है, और बढ़िया कर देंगे तो है। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है किसी भी बॉडी को आइसोलेट करके जितने भी उस पे कांटेक्ट सरफेसेस, जितने भी फोर्सेस उस बॉडी पे लग रहे हैं, सारे फोर्सेस को वहां दिखा दो। तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री बॉडी। फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम में इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, ये सीखना जरूरी है। हाउ टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, FBD इसको कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है? FBD। हाउ टू ड्रॉ FBD, ठीक है। अब इस हाउ टू ड्रॉ FBD को हम लोग कॉपी ले लो बच्चे, और कॉपी पे अपने लिखते चलो। मैं यहाँ लिखाऊंगा और इधर प्रॉब्लम बनाऊंगा। एक प्रॉब्लम में आपको FBD समझ में आ जाएगा, और FBD समझ में आते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस सर। देखो यस सर। हाउ टू ड्रॉ FBD, ठीक। तो हाउ टू ड्रॉ FBD, हम यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लेते हैं। ऐसे ये ले लिया हमने एक बॉक्स, क्या ले लिया? बॉक्स। ठीक है बच्चे, एक हमने क्या ले लिया? यस बॉक्स ले लिया, ठीक है। अच्छा, इस बॉक्स का मास मान लो कितना है? एम m है, ठीक है, m है, ठीक है। अब देखो इस बॉक्स पे मान लो कि हमने एक फोर्स लगा दिया है। सपोज करो, दिखा रहा हूं मैं आपको कि फोर्स हमने एक लगा दिया। हो सकता है हो भी और हो सकता है ना भी हो, ठीक है। यस सर। यस। हमने एक फोर्स लगा। अब देखो कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ लिखो पहला प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर? पहला कि हाउ टू ड्रॉ FBD। पहला प्रोसीजर क्या होगा कि जिस भी बॉडी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, हम फ्री बॉडी डायग्राम क्यों बनाते हैं, या मैं आपको बताऊं, फ्री बॉडी डायग्राम इसलिए बनाते हैं ताकि हम एनालिसिस कर सके कि जो फोर्स उस बॉडी पे लग रहा है उसका क्या मैग्नीट्यूड है, कितना उस पे लग रहा है, ठीक है, किस Yes, sir. डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। यस सर। तो पहला काम होगा FBD का कि जिस भी बॉडी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं उस बॉडी को हम ड्रॉ करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ ड्रॉ द बॉडी, ड्रॉ द बॉडी। जिस बॉडी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं उस बॉडी को हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। अगर मान लें हम किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, जिस बॉडी को हम एनालिसिस करना चाहते हैं, यहाँ हम किसकी एनालिसिस करना चाहते हैं? इस बॉक्स की, बॉक्स को हम लोग क्या करेंगे? एनालिसिस। अभी हम लोग सिर्फ बॉक्स को ड्रा करेंगे या और सब चीज को ड्रॉ कर देंगे? नहीं, पहले हम लोग बॉक्स को ड्रा करेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे, धीरे धीरे जब सीख जाएंगे ना तो हमें बताने की जरूरत नहीं होती है, फिर हम अपने आप आराम से कर लेते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं, इसलिए हम लोग सीख रहे हैं। नहीं पड़ेगी। ड्रॉ द बॉडी। किस बॉडी का हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है भाई? हमको इस बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो इस बॉक्स को हम ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? हम इसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ऐसा है वैसा हम लोग यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ हमने इसको वैसा ही ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ द बॉडी, ऐसी है ना? यस सर। इस सरफेस पे ऐसा ही रखा हुआ है, ऐसा हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गया ड्रॉ द बॉडी। ठीक है। यस सर। ये हमने बॉडी को ड्रॉ। दूसरा पॉइंट है ड्रॉ सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ बॉडी। सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी क्या चीज? सेल्फ वेट।
सेल्फ वेट ऑफ द of the body. mg ड्रॉ सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी। सेल्फ वेट क्या होता है भाई? किसी बॉडी का सेल्फ वेट जो होता है वो उसका अपना खुद का वेट। सेल्फ मतलब क्या? खुद का। किसी भी बॉडी का अपना खुद का वेट। खुद का वेट क्या होता है? जब उस बॉडी के मास में जी से आप क्या कर देते हो? मल्टीप्लाई। मेरी बात समझ में आई? yes Yes, sir sir. Yes, sir. सेल्फ वेट Yes, क्या होता है? sir. उस किसी भी बॉडी का सेल्फ वेट क्या होता है? सेल्फ वेट उस बॉडी का वही होता है जो उस बॉडी का जो उसका मास में अगर मास। आपने जी से मल्टीप्लाई कर दिया। Yes, sir. किससे मल्टीप्लाई कर दिया? जी से। जी से ग्रेविटेशनल multiply करके एक्सेलरेशन से मास मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस बॉडी का मास कितना है? एम M. जी। तो मास जी, इंटू yes, जी sir, उसका क्या हो गया? बॉडी का सेल्फ वेट। अब सेल्फ वेट में बच्चा क्या करता है? हमेशा अकेला। गड़बड़ करता है। सेल्फ वेट भाई एक फोर्स है कि नहीं है? है भाई वेट क्या है? एक फोर्स है। Yes, Yes, sir. sir. वो किधर लगेगा? हमने नीचे। ये तो बताया भाई। देखो हमने उस दिन बताया था फोर्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। भाई सेल्फ वेट भी तो एक फोर्स है, यस सर Yes, sir. उसका भी अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। यस सर जी। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके? 3। कौन कौन सा? एक तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा हो गया उसका डायरेक्शन, तीसरा हो गया उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नहीं आया? यस सर आया sir. मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। Application. ठीक है, यही तो बताया था मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में। Yes, sir. अब देखो, तो सेल्फ वेट हम ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ द सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी। तो सेल्फ वेट में हम लोग जो प्रॉपर्टी है सेल्फ वेट की, आप चाहो तो 4-5 लाइन छोड़ के नीचे लिख लो। ये बच्चों को सिखाया इसलिए जाता है ताकि आपको याद रहे कि सेल्फ वेट की प्रॉपर्टी। कभी कभी क्या होता है ना, सेल्फ वेट में ही गड़बड़ कर देते हैं वो। दिखाने में ही गड़बड़ कर देते हैं, और दिखाने में गड़बड़ कर दिए। अगर जैसे ही डायरेक्शन दिखाए गलत, समझ लो मामला गलत हो गया। तो डायरेक्शन सही दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? दिखाना चाहिए भाई हम कह रहे हैं कि इस दीवार पे फोर्स लगाओ, आपने लगाया इस दीवार पे, गलत है कि सही है? गलत है ना गलत? Yes, sir. तो लिख लो, जी सर। 4-5 लाइन छोड़ के लिखो प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ वेट। प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ, प्रॉपर्टी ऑफ self weight क्या होती है? प्रॉपर्टी सेल्फ वेट की, इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हमेशा किधर की तरफ लगता है? Downward. डाउनवर्ड लगता है। ये हमेशा किधर लगता है? डाउनवर्ड लगता है। इट Downward. ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली Downward. डाउनवर्ड। और दूसरी जो कि खास बात है, ये कहां से पास होता है? किसी भी बॉडी का अपना सेंटर ऑफ मास होता है, उससे पास होता है। किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ Mass. मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ये हम सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी की चेंज होती रहती है, लेकिन सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता। नहीं होता। क्यों चेंज होता है वो हम आपको बताएंगे बाद में थोड़ा सा, ठीक है? जब हम आपको सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ाएंगे, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाएंगे। तो किसी भी बॉडी के कहाँ लगता है ये? Center of सेंटर। पहला कि ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। दूसरा, ये हमेशा बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लाई करता है। करता है ब्रैकेट में लिख लेना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का सेंटर। तो बताओ इस बॉक्स का, आप कहते हो रेक्टेंगुलर बॉक्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? सेंटर मिड में, उसके Center पे। चाप पे डायगोनल के मिड में ना? चेक करेंगे। तो ये हो गया यहाँ Yes, पे, sir. और किधर की तरफ लगेगा? Downward. वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब धरती माता के परपेंडिकुलर। Yes, sir. परपेंडिकुलर। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड इधर कितना लगेगा? उसका वेट और ग्रेविटेशनल Mg. उसका मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं इसे? Mg equal mg to is equal to W. w।
मतलब सेल्फ वेट को किससे डिनोट करते हैं? W से जनरली डिनोट करते हैं। W आप से। mg ही बार बार बनाओगे, ठीक है, WW लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट सी के कहाँ लगता है, किधर लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। कहाँ से पास होता है ये? उसके सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास से। या सीजी से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, या सीजी से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 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 ओके, अच्छा ये हो गया, ठीक है। थर्ड, यस सर। थर्ड 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट लिखो, ड्रॉ एक्सटर्नल फोर्स, external force acting on the body, external force. Yes, so external force acting on the body. Body, ठीक है, ठीक है। यस सर। क्या चीज शो करना है आपको? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कौन होगा? एक्सटर्नल फोर्स वो फोर्स होगा जो कि किसी बाहरी डिवाइस के कारण या बाहरी ह्यूमन बीइंग के कारण फोर्स लग रहा है। यस सर। एक्सटर्नल डिवाइसेस या एक्सटर्नल ह्यूमन बीइंग के कारण फोर्स लग रहा है। जैसे आप इस बॉडी को मान लो रस्सी से खींच के ले जा रहे हो, तो इस बॉडी पे रस्सी के कारण क्या लग रहा है? फोर्स। क्लियर है? यस सर। अगर ये बॉडी किसी स्प्रिंग से बंधी हुई है, किससे बंधी हुई है? स्प्रिंग से। स्प्रिंग। स्प्रिंग के कारण जो फोर्स होगा दैट विल बी द एक्सटर्नल फोर्स। किसी ह्यूमन बीइंग Yes. के कारण जो फोर्स होगा दैट विल बी द एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ बताओ, ये बॉडी किसी जो है ह्यूमन बीइंग के कारण फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है क्या? यस सर। हाँ, कितना Yes, लग रहा है भाई? ये F लग रहा है। इधर की तरफ लग रहा है, इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको ये F Yes. दिखाना पड़ेगा किधर की तरफ? फॉरवर्ड डायरेक्ट। फॉरवर्ड डायरेक्शन जिधर है, तो ये फोर्स F इधर फॉरवर्ड, ठीक है। यस सर। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट आ जाओ। लास्ट। लास्ट पॉइंट क्या है? ड्रॉ रिएक्शंस। ड्रॉ रिएक्शन। reactions, normal reactions at every point of contact. Every point of कंटेक्ट। कॉन्टैक्ट। जितने भी point of contact होंगे, सारे point of contact पे क्या दिखाओगे? Reaction. क्या नॉर्मल। दिखाओगे? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। या रिएक्शन दिखाओ, ठीक है। ड्रॉ रिएक्शंस एट एवरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट छूट ना जाए। अगर छूट गया तो समझ लो प्रॉब्लम आपका गड़बड़ हो जाएगा। अगर छूट गया तो समझ लो प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग हो जाएगा, गड़बड़ हो पक्का 100% रॉन्ग हो, क्योंकि एक फोर्स ही आपने छोड़ दिया है, तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। Yes, Okay. sir. अब थोड़ा रिएक्शन की प्रॉपर्टी लिख लो। किसकी प्रॉपर्टी? Reaction. नीचे लिख लो, रिएक्शन प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन। लिखो, यह हमेशा इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। It always acts perpendicular to the contact surface. ये हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगा भाई? Contact surface. कॉन्टैक्ट सरफेस के के। परपेंडिकुलर। It always acts perpendicular to the contact Surface. सरफेस। दूसरा it always acts या हमेशा लगता है, it always acts towards the body. It always acts द बॉडी। towards the body. हमेशा किधर की तरफ लगता है? Body की side. बॉडी की तरफ लगता है, और जिस कांटेक्ट सरफेस पे है उस कांटेक्ट सरफेस के लंबवत।
बॉडी की तरफ और कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, बॉडी की तरफ कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर क्लियर है। Yes, अब sir. मुझे ये बता बच्चे कि इस बॉक्स का कौन सा सरफेस है जो कि कांटेक्ट में है किसी दूसरी बॉडी के या सरफेस, नीचे वाला, नीचे नीचे वाला वाला सर। ये वाला पार्ट। यस यस सर। सर तो मैंने आपको अभी बताया कि इसके हर पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, Yes, sir. लेकिन हम सबका सम करके एक पॉइंट पे दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? किसी एक एक पॉइंट पर। पॉइंट पे एक पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट से पास कराते हैं। तो अब अगर नॉर्मल रिएक्शन की प्रॉपर्टी आप पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि ये हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, इस सरफेस के यस सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। और किधर की तरफ भैया? सरफेस के परपेंडिकुलर और किधर की सरफेस तरफ? की बॉडी की टूवर्ड्स द बॉडी लंबवत। बोथ तो बॉडी की तरफ क्या ऐसे दिखाओगे फोर्स? यस सर ऐसे तो दिखाओगे। यस सर। जी. तो अगर हम यहाँ दिखाएं तो क्या ये वाला सरफेस कांटेक्ट में था कि नहीं था उसके? Yes, sir. यही तो सरफेस कांटेक्ट में था। क्योंकि हम Yes. फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे Yes, यहाँ नहीं sir. दिखा सकते, तो यहाँ दिखाएंगे। तो क्या यही वाला सरफेस कांटेक्ट में था कि नहीं था उसके? यस यस सर। सर इस सरफेस पे ये वाला देखो, ये सरफेस, ये वाला सरफेस, इस बॉडी का ये सरफेस इससे कांटेक्ट में था, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? और बॉडी की तरफ Yes, इसके sir. परपेंडिकुलर देखो इसके परपेंडिकुलर हो गया ये, इसके परपेंडिकुलर हो गया ये, और बॉडी की तरफ मतलब कुछ ऐसा जी हो गया। जी नहीं आया समझ में? नॉर्मल सर आ गया। आया सर आ गया सर। जी ठीक, ये 4 प्रोसीजर हैं किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के। अगर ये 4 प्रोसीजर आप 2-3 बार प्रॉब्लम बना के आप अगर आपके दिमाग में फिट हो जाता है तो समझ लो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको मिलेगा तो बड़े आराम से हो जाएगा। Yes, sir. यस सर क्लियर है? 4 Yes, पॉइंट है। sir. ड्रॉ द बॉडी, सेल्फ वेट, एक्सटर्नल फोर्स, रिएक्शन। मुझे तो ऐसे याद है, ड्रॉ द बॉडी, सेल्फ वेट, एक्सटर्नल फोर्स, रिएक्शन। आपको भी याद होना चाहिए। क्या क्या? ड्रॉ द बॉडी, सेल्फ वेट, Body एक्सटर्नल self फोर्स, रिएक्शन। reaction. नॉर्मल रिएक्शन। Yes. नॉर्मल रिएक्शन मतलब नॉर्मल। यस सर। ड्रॉ द बॉडी, सेल्फ Yes. वेट, एक्सटर्नल फोर्स, रिएक्शन। सेल्फ वेट किधर लगता है? हमेशा Yes, sir. बॉडी पे, हमेशा क्या, हमेशा किधर और लगता है? body की धरती ओर। माता की तरफ लगता है, मतलब धरती माता के परपेंडिकुलर लगता है। और MC. कहाँ से पास होता है? उसके सेंटर ऑफ मास या सीजी से पास होता है। क्लियर है? दूसरा, यस सर। Yes, sir. एक्सटर्नल फोर्स हमेशा उस बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल किसी डिवाइस के कारण जो उस पे फोर्स लग रहा है। आप एक्सटर्नल ह्यूमन बीइंग के कारण लग सकता है, कोई स्प्रिंग अगर बता हो, कोई स्प्रिंग बता हो, उसके कारण जो फोर्स लगेगा दैट विल बी व्हाट? एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। ठीक है? और रिएक्शन, Yes, sir. रिएक्शन हमेशा कहाँ लगता है? हमेशा कांटेक्ट, जब दो बॉडी का कांटेक्ट सरफेस जहां होगा वहीं लगता है। और हमेशा उसके किधर लगता है? perpendicular. बॉडी की तरफ लगता है और उस सरफेस के परपेंडिकुलर। नहीं आया Yes, समझ? sir. Yes, sir. Yes, आया आ sir. गया सर। सरफेस के परपेंडिकुलर Perpendicular. सरफेस के परपेंडिकुलर बॉडी की तरफ। तरफ। क्लियर है? यस सर। ठीक है? Yes, अब sir. देखो, ध्यान से देखो। अब ये वाला बना लिया आप लोगों ने? Yes, बनाओ sir. फटाफट से, बनाओ। तो बना लिया। बना लिया? बना दिया. Done, अब sir. देखो इसी को आप कैसे दिखाते हो, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, नॉर्मल रिएक्शन किधर की तरफ लग रहा है? ऊपर की तरफ। Yes, sir. और एमजी Yes, किधर sir. लग रहा है? नीचे। ये जी, फोर्स sir. आपने इधर लगाया। तो देखो, आप देखो, ये बॉडी, ये वो बॉडी है। इस बॉडी पे आपने एमजी दिखाया किधर की तरफ? नीचे की तरफ, ऐसे। नीचे की तरफ। ठीक। और नॉर्मल रिएक्शन आपने दिखाया ऊपर की तरफ, ऐसे। ऊपर की तरफ ऐसे दिखाओ तो उस फोर्स को आप बढ़ा सकते हो, किसी फोर्स को बढ़ा सकते हो आप, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी से आप फोर्स को बढ़ा सकते हो। ये हमने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप थोड़ा जान लीजिए कि किसी भी फोर्स को हम उसके लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे भी बढ़ा सकते हैं, अगर वो बॉडी रिजिड है तो। क्या चीज? Rigid body. Sir, rigid means. रिजिड बॉडी पे कोई भी फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो उस फोर्स को हम उसके लाइन ऑफ एक्शन पे विद इन द बॉडी कहीं पे भी उसको बढ़ा सकते हैं। अब रिजिड बॉडी क्या होती है भाई? बॉडी जो अपने शेप चेंज नहीं करती है, चेंज ना करे। ठोस वो कोई बॉडी रिजिड नहीं होती है। वो ठोस आपके लिए हो सकता है, खाली आ जाए तो उनके लिए ठोस नहीं हो सकता। जैसे आपके हाथ में पेन है,
वो आपके लिए हो सकता है, आप उसका दबाओ, ऐसे ये पेन है, आप इसको यहाँ से दबाओ तो हो सकता है कि ये आपके लिए रिजिड हो, लेकिन Yes, sir. खाली के लिए रिजिड, नहीं 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 है। मेरी बात समझ रहे हो ना? यस सर। यस ऐसे सर ना कि कोई sir. चीज परफेक्टली नहीं हो, नहीं रिजिड है. नहीं होती। कोई चीज जी परफेक्टली हर नहीं चीज हो। अपना तो रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जो कि जिसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होता। अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, अगर हम किसी बॉडी को एक्सटर्नल Yes. किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अगर हम अप्लाई करें और उस बॉडी का शेप और साइज चेंज ना हो, तो हम कह सकते हैं कि दैट बॉडी इज व्हाट, रिजिड बॉडी। इसके लिए Rigid उस body. पर्टिकुलर फोर्स के लिए, ऐसा नहीं कि यूनिवर्स के लिए कि नहीं ये सार्वभौमिक सत्य Yes, है sir. या ये बॉडी जो है रिजिड पूरे यूनिवर्स के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं और आप लोहे का, मैं और आप अगर लोहे की कील देखें तो लोहे की कील को हम दबा नहीं सकते, कि दबा सकते हैं? नहीं नहीं दबा दबा सकते, सकते। नहीं नहीं No, दबा sir. सकते, लेकिन वही लोहे की कील को हथौड़ा मारो तो दब जाएगी। दब जाएगी। तो वो लोहे की कील उस हथौड़े के फोर्स के लिए क्या है, रिजिड है कि नहीं है? नॉन रिजिड नहीं है, नॉन रिजिड है। लेकिन मेरे Non- हाथ के लिए वो क्या था? रिजिड है। रिजिड नहीं आया समझ में? आगे आया सर। सर। आया। सर आ गया. पक्का ना? तो किसी पर्टिकुलर फोर्स के लिए बात की जाती है, जी इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर फोर्स फोर्स के लिए ये रिजिड है। जैसे जैसे स्पंज बॉल होती है जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वो मेरे Yes, लिए sir. रिजिड नहीं है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा 3 महीने का हो तो उसके लिए वो क्या है? रिजिड। रिजिड। रिजिड बॉडी। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो किसी रिजिड बॉडी पे ऐसा समझो, जैसे कि ये मान लो बॉडी है बच्चे, इस बॉडी पे अगर हम कोई फोर्स मान लो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, सपोज करो इस पॉइंट ए पे हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, इस फोर्स को, ये बॉडी कैसी होनी चाहिए? दैट बॉडी मस्ट बी व्हाट, रिजिड। रिजिड। रिजिड बॉडी। फोर्स के लिए, इस एफ के लिए, इसके लिए एफ के लिए। इस एफ के लिए ये बॉडी क्या होनी चाहिए? रिजिड। रिजिड। रिजिड बॉडी। फोर्स को हम इसके लाइन ऑफ एक्शन, किसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होता है, वो फोर्स का जो लाइन है उस लाइन पे कहीं पे ये फोर्स, ये क्या कहलाएगा? ये जो हमने डॉट 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 लाइन दिया, ये क्या कहलाएगा भाई? लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। एक्शन। तो इसके लाइन ऑफ एक्शन पे इस फोर्स को आप कहीं पे भी बढ़ा दो विद इन द बॉडी, उसका इफेक्ट वही रहेगा, उसका इफेक्ट वही रहेगा। रही. तो कहते हैं Same प्रिंसिपल रहेगा ऑफ वही। ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसफर कर देना फोर्स का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे विदाउट चेंजिंग देयर इफेक्ट। उसका इफेक्ट बिना चेंज हुए उसको क्या कर दो आप, ट्रांसफर. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर कर दो, इसको कहते हैं व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर। तो अगर हम इस फोर्स को, जैसे सपोज करो यहाँ पॉइंट ए पे लग रहा था, अगर हम इस फोर्स को यहाँ ट्रांसफर कर दें, यहाँ पे तो देखो बी पे ट्रांसफर कर दे तो ऐसा हो जाए, ठीक है? ये फोर्स, वही फोर्स ए से कहाँ Yes, ट्रांसफर sir. हो गया? बी पे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। आप देखो यहाँ पे ये वाला एन अगर पीछे आप देखो तो ये वाला एन क्या आप यहाँ अप्लाई किए थे कि नहीं किए थे, ये बताओ। यस सर। क्लियर है? यस अब सर. यही वाले को हम इसके लाइन ऑफ एक्शन पे यहाँ ट्रांसफर कर दिए, क्या कोई दिक्कत है तो बताना, नो सर। नो सर। ठीक है ना? तो हम जनरली ऐसे दिखाते हैं, और आप लोग जो पढ़ चुके ये टॉपिक पढ़ चुके होंगे, आप लोग भी ऐसे ही दिखाते होंगे कि नहीं, बताओ। यस सर। यस सर। तो क्यों दिखाते हैं, समझ में आया? यस सर। यस यस सर। सर. ठीक है, क्यों दिखाते हैं समझ में आया ना? ये रीजन है, इसलिए हम यस दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब आ जाओ आगे। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से हमने इसको ट्रांसफर कर दिया आगे की तरफ, और इसका जो एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग रहा था वो है इसका ये वाला एक्सटर्नल। अब ये जो है ये उस बॉडी का क्या हो गया? फ्री बॉडी डायग्राम। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी? यस सर। नहीं कर रही सर। थी। इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी? नहीं कर रही थी। नहीं। ये बॉडी इस डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लग रहा है F, यही कौन सा फोर्स हो गया? उस पे नेट फोर्स।
इसी Then फोर्स के force. कारण ये बॉडी इधर की तरफ जाएगी तो इस बॉडी का एक्सेलेरेशन इधर की तरफ होगा। अभी हम फिलहाल सीखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कैसे, उसके बाद एक्सेलेरेशन वेलोसिटी की बात हम आगे कर लेंगे। ठीक है, करेंगे। इतना समझ में Yes. आया? Yes, sir. ये तो Yes, जी। sir. Yes, sir. ठीक है, अगला टॉपिक क्या, अगला देखो। अब इसी में आप क्या करो कि फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा बनाना सीखो। ठीक, ओके सर। Yes, sir. Yes. लो ये लो, इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। जैसे ये रोलर है या बॉक्स है, सॉरी ये एक रोलर है या स्फीयर है मान लो, और ये इस सरफेस पे रखा हुआ, ये इस सरफेस पे रखा हुआ। ठीक है, इस बॉडी का वेट है मान लो 100 न्यूटन। कितना वेट है? 100 100 Newton. 100 न्यूटन। वेट इसका 100 न्यूटन। कितना वेट है? 100 Newton. 100 न्यूटन। तो इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। मान लो इस पे फोर्स एक ऐसा लग रहा है 10 न्यूटन का। कितने एंगल पे? मान लो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री। कितने डिग्री पे? 30 डिग्री। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बना लोगे? Yes, sir. बनाओ फटाफट। जितने कांटेक्ट सरफेस होंगे उतना ही रिएक्शन होगा। जितने कांटेक्ट Surface. उतना ही रिएक्शन। ऐसा नहीं कि रिएक्शन ज्यादा दिखा दिए तब भी दिक्कत है, रिएक्शन कम भी दिखाए तब भी दिक्कत है। तो जितने कांटेक्ट सरफेस उतने ही रिएक्शन। Reaction. ठीक है, यहाँ कितना कांटेक्ट सरफेस है भाई? 1. 1। एक। तो कितना रिएक्शन? 1. 1. 1। 1. ठीक, Yes, sir. बन गया आप लोगों से? Yes, sir. बन गया होगा मुझे लगता है। Yes, sir. देखो ये देखो, ये हमने किसका बनाना है? रोलर का। किसका? Roller. Roller. रोलर है मान लो। क्या है ये? रोलर। क्या है? Roller. ये रोलर हमने बना लिया। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. इस अब दूसरा पॉइंट क्या? ड्रॉ द बॉडी सेल्फ वेट। सेल्फ वेट किधर लगेगा भाई? इसका सेल्फ वेट मतलब उसका अपना खुद का वेट किधर लगेगा? नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड, धरती माता के परपेंडिकुलर। ये कितना? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। 100 Newton. ठीक है, अच्छा। यस सर। Yes. तीसरा पॉइंट एक्सटर्नल फोर्स है क्या यहाँ पे? हाँ, कितना है? 10 न्यूटन। 10 Newton. 10 न्यूटन। कितने एंगल पे? 30 डिग्री। हॉरिजॉन्टल से 30 पे। ये आप दिखाओगे ऐसे करके, ये 30 डिग्री दिखाओगे। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, Yes, आप sir. क्या दिखाओगे उसके बाद? Contact force. No आप क्या contact. दिखाओगे? नॉर्मल रिएक्शन। क्या? नॉर्मल रिएक्शन। normal नॉर्मल रिएक्शन reaction. हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर और बॉडी की तरफ। यहाँ किस सरफेस से कांटेक्ट में है? ये इस सरफेस के है कि नहीं? बोलो, Yes, sir. sir. Yes, sir. सरफेस के कांटेक्ट में है कि नहीं? है. Yes, sir. सरफेस के परपेंडिकुलर, ये वाला। ऐसे ही तो होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो इस सरफेस Yes, के sir. नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया। चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. प्लेन के परपेंडिकुलर, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर और बॉडी की तरफ। ये बॉडी की तरफ दिखाओगे तो यहाँ दिखा देते, लेकिन हमने बढ़ा दिया प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसवर्सिटी लगा के ऊपर। क्या बनाइए? Free body diagram. Free body diagram. Free body diagram. सबने बना लिया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हैं? Yes, sir. जी. बन गया था सबसे पक्का? Yes, sir. Yes, sir. अब इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉडी है मान लो। मान लो ये एंगल थीटा है। कितना है? चलो थीटा नहीं मानते थीटा। हैं, मान लेते हैं कुछ और। मान लेते हैं कि ये एंगल 30 डिग्री है। कितना डिग्री? 30. 30 degree. एक बॉडी यहाँ रखी हुई है इस पे। ठीक है, इस बॉक्स का अपना मास है। क्या है? मास इसका है 10 kg। Mass. 10 kg। ठीक है, Yes, sir. जी. 10 kg। और इस पे एक फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं। फोर्स लगा ही दे रहे हैं मैं। कंटिन्यू।
इस बॉक्स का, ये बॉक्स है, इस बॉक्स का फ्री वर्ड डायग्राम बनाओ। Draw. ड्रॉ एफबीडी ऑफ बॉक्स, Draw the FBD. ड्रॉ एफबीडी ऑफ बॉक्स। सर बना दिया। बन गया? सर हो गया। देखो कैसे बनाया, देखो मैं बना रहा हूँ, ईमानदारी से बताना मैंने यही सही बनाए थे कि नहीं बनाए थे, क्योंकि जो है ना डिपेंड करता है कि आप कैसे बना रहे हो। देखो बॉक्स आपका इंक्लाइन प्लेन पे है, ऐसे ये ऐसे है ना, Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही बनेगा बॉक्स, ठीक। Yes, sir. ये इंक्लाइन प्लेन कितने एंगल पे है? 30 degree. ये 30 डिग्री। तो बॉडी को ड्रॉ कर दिया, इसका सेल्फ वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसका वर्टिकली डाउनवर्ड बच्चे इधर दिखाते हैं, सही है कि गलत है? गलत। गलत Yes, है। sir. गलत। वर्टिकली डाउनवर्ड इधर होगा। आप ऐसा समझो कि वर्टिकली डाउनवर्ड जब आप दिखा रहे हो तो आपकी कॉपी का जो ये वाला सरफेस है, ये वाला जो नीचे वाला सरफेस, नीचे वाला ये आपकी कॉपी का मैं बता दूं, जब भी आप एफबीडी बनाओ, इधर देखो, जब भी आप एफबीडी बनाओ तो 100% है। कहीं कॉपी पे यही तो बनाओगे, यस सर। Yes, यस sir. सर। तो आप इसको मानो कि ये क्या है, इसको सरफेस। मानो कि ये आपकी धरती माता है और इसी के परपेंडिकुलर बना देना। यस सर। जी। यस सर। नहीं आया यस समझ? सर। आ गया। आया सर। क्लियर है ना? कहीं पे भी बनाओ, Yes, इसको sir. क्या मान लो, यही आपकी धरती क्या है माता। रेफरेंस पॉइंट, धरती धरती माता है, इसी के परपेंडिकुलर आना चाहिए। और अगर आप देखो तो क्या जी। ये परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखो बोर्ड, यस सर। जी सर। Yes, sir. दिख रहा है। ठीक है, जी। ये होना यस चाहिए। सर। ठीक है, यहाँ कितना लिखोगे? mg मतलब 10 into g लिखोगे कि नहीं? बोलो। यस सर। Yes, sir. सर यस सर। एक्सटर्नल फोर्स है, हाँ है, कितना है? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। योग कौन है? Sir, disturb हो रहा। बच्चे बदतमीजी गौरव करोगे है। ना तो बहुत बुरा करूंगा मैं। सर गौरव भी है सर। सर गौरव। ये बदतमीजियां नहीं चलेंगी बच्चे। जी सर। गौरव जो कोई भी हो, एक बार कह दिए तो कह दिए बस। कितना? 20 न्यूटन। कितना? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। यही तो है। यस सर। इस प्लेन, Yes, अब sir. देखो ये प्लेन है, ये प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल ये फोर्स था, तो हमने यहाँ पे इस प्लेन के पैरेलल ही दिखाया। Yes, sir. क्लियर है ना? ये ध्यान Yes, से sir. समझना सब। जी। सर नॉर्मल रिएक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। प्लेन, इस प्लेन पे वो बॉक्स रखा हुआ है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर और बॉडी की तरफ देखो ये प्लेन के परपेंडिकुलर और बॉडी की तरफ, ये देखो, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन हो गया इसके परपेंडिकुलर और बॉडी की तरफ। क्या इसी लाइन पे होगा? यस सर। Yes, ये होगा, sir. इसी लाइन पे होगा। होगा, ये हो गया sir. नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल। Normal. ठीक है, यस सर। Yes, sir. ठीक। अब देखो ये वाला 20 जी। न्यूटन और ये नॉर्मल क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यस सर। अगर ये Yes, एक sir. दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये जो 100G है, ये 100G कितने एंगल पे होगा प्लेन से? तो आप ऐसे दिखाते हैं, देखो इसे बढ़ा लिया हमने, ये 30। 30 तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं? बोलो। होगा। यस सर। और Yes. ये 90 Yes, डिग्री, sir. 60 होगा। 60। यस सर। अगर ये Yes, sir. 60 Yes, sir. है तो ध्यान से देख, अगर ये 60 है तो क्या ये वाला भी 60 होगा? यस सर। यस Yes, sir. यस सर। समझते रहना, ये 60 होगा कि नहीं? बोलो। होगा। यस सर। Yes, sir. अगर ये Yes, 60 sir. है तो क्या ये 30 होगा कि नहीं? यस सर। होगा। Yes, जी sir. सर होगा। यस सर। ये 30 Yes, sir. क्लियर है? ठीक है, ये Yes, 30 sir. डिग्री, ये 30। अभी बाद में इसका काम करेंगे, फिलहाल अभी इतना पे छोड़ो। हम क्या छोड़ो। सीख रहे हैं? सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? फ्री बॉडी body. डायग्राम। Free body body diagram. डायग्राम। ठीक है, यस। ये Yes, sir. सबने बना लिया था क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. बन Yes, sir. सर मैंने वो गलत दिखा दिया। यस सर। जिसका गलत हो भैया अपने से सुधार लेना कि Yes, कहाँ sir. गलत हुआ है। शॉर्ट। Yes, sir. ये हो गया। अच्छा ये बनाओ, मान लो
माल ये रोलर है, इसका सेंटर ये है। ये एक प्लेन है और इस रोलर को, ये वर्टिकल वॉल है, इस रोलर को इस वॉल से कहीं कनेक्ट कर दिया है स्ट्रिंग से। किससे? स्ट्रिंग धागे से। धागे से क्या कर दिया? इसे स्ट्रिंग कर दिया, बांध दिया। ये मान लो स्ट्रिंग है। क्या है ये? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग 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 ये स्ट्रिंग रोलर है। क्या है ये? रोलर। रोलर इसका FPD बनाना। इसका वेट है मान लो W। कितना वेट है? डब्लू। डब्ल्यू वेट इसका W। ठीक है, इस रोलर का फ्रीवेयर डायग्राम आपको बनाना है। FBD ऑफ रोलर, FBD ऑफ रोलर। सर बना दिया। बन गया? यस सर। यस सर ड्रॉ द बॉडी। yes sir हो गया? यस सर। मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं देख नहीं सकता तो मैं यहाँ बना रहा हूँ। बाकी अगर आपको आपका जो है सही है तो फिर जो है अपने आप को जो है ठीक है, और अगर गलत है तो उसे सुधार लेना। ठीक है, और नहीं समझ में आता तो पूछ ले। इसका रोलर का हमने FBD बनाया। ड्रॉ द बॉडी। ये हमने बॉडी को ड्रॉ कर लिया। रोलर के केस में, किसके केस में? रोलर के केस में। रोलर। रोलर देखो एक्चुअली क्या है कि इस बॉडी पे लग क्या रहा है? फोर्स ही तो लग रहा है। यस सर। नॉर्मल Yes, रिएक्शन sir. क्या है? फोर्स है, रस्सी के कारण लग रहा है, जो भी वो क्या है? फोर्स है। रस्सी में क्या Force. आएगा? टेंशन। टेंशन। यस रस्सी सर। में क्या आएगा? टेंशन। याद करो उस दिन हमने सिखाया था कि कोई रस्सी जब किसी बॉडी से बंधी होती है तो वो रस्सी स्लैक नहीं होती है। क्या होती है? टाइट होती है। तो टाइट होगी Yes, मतलब उसमें sir. क्या आएगा? yes टेंशन। sir तनी हुई Tension. होती है ठीक है, अच्छा। तो Yes. इस कोई, अब देखो, तो जब भी रोलर का आप केस करो, इसका केस करो रोलर। या रोलर। लिख लो इस बात को कहीं। जब भी आप रोलर का प्रॉब्लम बना रहे हो तो आप रेफरेंस के लिए 2 लाइन खींच लो। एक लाइन इसके सेंटर से हॉरिजॉन्टल में पास हो और दूसरी इसके सेंटर से वर्टिकल से पास हो। ऐसे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे आपका प्रॉब्लम बड़ा आसान हो जाए। जब भी आप प्रॉब्लम बनाओगे ना तो प्रॉब्लम क्या आएगा? आपको बड़े आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या वर्ड बोले, ध्यान से समझना। रोलर का रेफरेंस हमको खींच लेना चाहिए। क्योंकि रोलर को आप कैसे भी बनाओगे वो बनेगा वैसे ही रोलर। आप किसी भी एंगल से देखोगे आपको वही दिखेगा, टेढ़ा नहीं दिखेगा। वो दिखेगा? यस सर। नहीं दिखेगा। क्योंकि नहीं वो दिखेगा। सिंगल फेस होता है उसमें, यस सर। इसलिए वो कभी टेढ़ा आपको, नहीं दिखेगा। चाहे आप नहीं। ऐसे देखो तब भी वही दिखेगा, चाहे ऐसे करके देखो तब भी दिखेगा, चाहे ऐसे करके देखो तब भी दिखेगा। देखेगा वो एक ही टाइप। रोलर एक ही टाइप। तो उसमें आपको रेफरेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बिना रेफरेंस के आप एंगल नहीं दिखा सकते। यस यस सर जी। तो रेफरेंस के लिए क्या करो? रोलर के केस में आप लिख लो कहीं पे कि रोलर के केस में हमेशा हम लोग एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे। क्या यस खींच सर। लेंगे? यस। हॉरिजॉन्टल और Horizontal और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हम रोलर के केस में खींच लेंगे। तो हमने यहाँ रोलर के केस में एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन खींच लिया। कोई दिक्कत है? नो सर। अब देखो No, ऐसे sir. एज इट इज यहाँ खींच लेते हैं। देखो ऐसे ही एज इट इज यहाँ खींच लेते हैं। यही तो हॉरिजॉन्टल हो गया और यही क्या हो गया? वर्टिकल। कितना आसान प्रॉब्लम दिख रहा है आपको? यस दिखा सर। कि नहीं दिखा? यस सर। अब सर। देखो इधर। अब ये ड्रॉ द बॉडी सेल्फ वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा ना? यस सर। yes सेल्फ Yes. वेट इसका किधर, किस लाइन पे होगा? वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे? वाई। वाई। कितना? W। देखो हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। यस सर। Yes. यस सर। एक्सटर्नल फोर्स है। हाँ, किसके कारण है भैया? ये इसको कौन रोके हुए है? ये रस्सी। कौन रोके हुए है? रस्सी। तो रस्सी रोके हुए, तो रस्सी में क्या आएगा? टेंशन। क्या आएगा?
टेंशन टेंशन और टेंशन हमेशा बॉडी को क्या करता है या जॉइंट को क्या करता है, पुल करता है। क्या करता है? पुल करता है। तो भैया इस जॉइंट को यहाँ पे बता हुआ है ना रोलर में, यस सर यस इस सर जॉइंट को पुल करने वाला फोर्स रस्सी की डायरेक्शन में क्या यही हो जाएगा, ये वाला? यस सर यस सर नहीं आया समझ में? थीटा एंगल पे आया समझ में कि नहीं आया? ये यस वाला? आया सर यस सर। क्योंकि ये फोर्स है तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो हो गया टी, डायरेक्शन दिखाओगे आप, थीटा यस सर। तो डायरेक्शन क्या होगा देखो ध्यान से। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये वाला भी थीटा होगा? यस सर। यस यस सर नहीं होगा? यस सर। होगा। होगा सर ये एंगल थीटा हो गया कि नहीं हो गया बताओ? हो गया। यस यस सर इतने आसानी से दिख रहा है, देख रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर यस सर आया सर। रेफरेंस लाइन अगर ले लोगे तो आराम से समझ में, आ जाएगा। आ जाएगा और रेफरेंस नहीं लोगे ना तो पता है इसमें इंजीनियरिंग में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम पूछता है। जी बाल्टी में जो है ना बॉल रख देगा 3, पूछेगा कि बताओ एक बॉल पे, इस वाले बॉल पे कितना रिएक्शन होगा, इस वाले पे कितना होगा, इस वाले पे कितना होगा। प्रॉब्लम हालत खराब कर देता है। ठीक है, यस सर यो तीसरा और लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन एट ऑल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका कितनी जगह कांटेक्ट है रोलर का? एक एक जगह ये रोलर इस दीवार से इस पॉइंट पे कांटेक्ट में है कि नहीं बताओ? है। यस सर और इस सर। कांटेक्ट पॉइंट पे जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन हमेशा किधर की तरफ? बॉडी की बॉडी तरफ। है। बॉडी की तरफ। बॉडी की तरफ रिएक्शन दिखा दो, देखो ये हो गया बॉडी की तरफ रिएक्शन, ये हो गया नॉर्मल। हो गया कि नहीं बताओ? अब इसे Yes, चाहो sir. तो आप आगे बढ़ा सकते हो। सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं बताओ? यस सर। यस सर प्लेन है, इसका Yes, sir. परपेंडिकुलर Yes, sir. देखो तो क्या यही लाइन होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस सर यस सर। लाइन पे मैंने दी। यस सर। देखो Yes, sir. आसान हो गया। यस सर ठीक है, तो जब भी आप रोलर का प्रॉब्लम देखोगे या उसका फ्री वायर डायग्राम बनाओगे तो आपके दिमाग में क्या गूंजना चाहिए? रेफरेंस लाइन। तुरंत सेंटर से 2 लाइन खींच, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल। वर्टिकल। काम खत्म। ठीक है, यस सर अगर ये दिखा लिए, सबने बना लिया था ये? यस सर नो सर। अच्छा, अगर सबने बना लिया था तो ये बना के दिखाओ। FBD ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, 30 नहीं, हाँ 30 मान लो, 30 नहीं, इससे कुछ और कह लो, अल्फा। और ये वाला एंगल कितना है मान लो? बीटा। ठीक है, सर 2 प्लेन के बीच में है। हाँ ये 2 प्लेन है, एक ये है और एक ये। ठीक है, तभी तो फंसेगा वो, ये तो निकल जाएगा बाहर। जी यस सर। समझ में आ रही बात कि नहीं? यस सर। यस आ रही है यस सर। ये टफ हो गया, ये थोड़ा आसान दूं? सर आ जाएगा। आ जाएगा, चलो देखता हूं मैं, आई होप कि आप बना लो। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1 है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2 है। 2 ठीक है, और इसका वेट कितना है? डब्ल्यू। BD बना दो, ड्रा BD। ड्रा BD। कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? 2। 2 कितने रिएक्शन? 2 बन गया। बन गया? यस सर। यस सर N1 और N2 का एंगल बता दो। अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यस अल्फा सर बीटा अल्फा बीटा। दोनों के बीच का अल्फा प्लस बीटा। नहीं बनाया तुमने, इधर आओ देखो, बना कि नहीं बना ये बताओ। बन नहीं गया बना सर। सर। नहीं बना ना। नहीं यस बना। अब कई ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसे बहुत प्रॉब्लम होते हैं। देखो क्या है कि इस बॉडी को ड्रॉ करो, पहले ये ड्रॉ कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, सीख लेंगे हम लोग आराम से। रेफरेंस लाइन दिखाए क्या आप लोग? नहीं दिखाए ना? यस सर। यस सर, दिखाए? दिखाए सर। अच्छा यस सर। हम भी Yes, दिखा रहे sir. हैं, देखो हम भी दिखा रहे हैं यहाँ रेफरेंस लाइन। चलो ये सेंटर है इसका, ये रेफरेंस लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल में, और ये रेफरेंस लाइन हो गई वर्टिकल। कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक, हम जी यहाँ पे भी दिखा ले भाई, ये रेफरेंस sir. लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल में, और ये रेफरेंस लाइन हो गई वर्टिकल में। कोई दिक्कत? नहीं है। नो सर। सेल्फ वेट तो सीधा सीधा दिख रहा है, इस लाइन पे होगा सेल्फ वेट, जी। बताओ। वर्टिकल। लाइन पे सेल्फ वेट, वर्टिकल। वर्टिकल लाइन पे हमने दिखा दिया भैया, ये रहा सेल्फ। यस सर। इसमें कोई W। तकलीफ नहीं है। नहीं है। है? नहीं है। नो सर, नहीं है सर। अच्छा, अब सेल्फ वेट हो गया नॉर्मल, सॉरी सेल्फ वेट हो गया एक्सटर्नल फोर्स, कोई है क्या? नो सर। नहीं है। नहीं है, तो सेल्फ वेट दिखाने की जरूरत, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं नहीं है। नहीं है। होगा। नॉर्मल रिएक्शन है दो। यस सर। नॉर्मल रिएक्शन, एक यहाँ है और वन। एक यहाँ है। और ये यहाँ। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर यस सर। यस सर। परपेंडिकुलर, यस प्लेन। सर होता है। यस ये वाला प्लेन है, यस सर। जी, इसके इसके परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बॉडी की तरफ यस सर। यस। यस सर। यस परपेंडिकुलर दिखाओ तो देखो, अल्फा और क्या यही लाइन होगा, ये वाली लाइन होगी? यस यस सर। नहीं यस होगी। सर। होगी। क्या ये नॉर्मल रिएक्शन की लाइन है? यस यस सर। सर। यस यस सर। और चूंकि फोर्स है तो उसका एंगल दिखाना जरूरी होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये हो गया होगा। N1, क्या हो गया ये? होगा। N1 N1। कहने का मतलब N1 यही हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब इसका एंगल आपको दिखाना है, क्या दिखाना है? एंगल। एंगल दिखाते हैं। देखो अगर ये अल्फा है तो क्या आप बता सकते हो कि ये वाला भी अल्फा ही होगा? यस नहीं बता सकते ना। जो मेरे ध्यान से समझना नहीं समझे तो है, नहीं समझे समझाएंगे फिर से, अरे मारेंगे ये पे यहीं से चौक फेंक के। कैमरे से निकल के सर सीधे। कैमरे से निकल के मारेंगे। ये एंगल कितना है अल्फा? तो अल्फा। क्या ये वाला भी अल्फा होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। यस। यस ये सर। लाइन पता ही नहीं है। और ये लाइन दोनों पैरेलल है कि नहीं, बता। है सर। यस। यस सर, पैरेलल है। अगर ये अल्फा है तो ये वाला अल्फा होगा कि नहीं होगा, बता। यस सर। होगा ना? यस यस सर। सर। जी। अच्छा ये अल्फा है तो क्या ये वाला भी अल्फा होगा? अरे Yes, सर बढ़िया। sir. यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। यस सर। ये एंगल कितना है? 90। 90 है। यस सर। 201। हो गया। अगर ये 90 है, ये एंगल अल्फा है, ये 90 है, तो क्या ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा? यस सर। यस सर हैं? यस सर। यस सर। अगर ये 90 माइनस अल्फा तो क्या ये अल्फा हो जाएगा? यस सर। नहीं होगा अल्फा। हो जाएगा। तो कहने का मतलब है N1 वर्टिकल से कितने एंगल पे? अल्फा। नहीं आया, चलो इधर देखो। तो ये हो गया N1, क्या हो गया ये? N1 N1। अब देखें N2 बच्चे, N2 दिखा, इस लाइन पे होगा कि नहीं, बता। N2 की लाइन ये होगी कि नहीं, बोल। यही तो होगी। यस सर। यस सर। जी। अब देख ये एंगल बीटा, तो क्या ये वाला बीटा हो जाएगा? यस ये बीटा तो Yes, ये वाला बीटा ये 90, तो क्या ये 90 माइनस बीटा? नहीं सर। यस सर। जी ये सर तो ये 90 माइनस बीटा, तो क्या ये बीटा?
यस सर यस सर हो जाएगा N2, ये हो गया N2 और ये एंगल हो गया कितना, बीटा बीटा ये बना फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा सर। ठीक है, ये बना। यस सर यस यस सर सर यस सर यस सर। अब ये अगर फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा तब No, आपसे sir. N1 और N2 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं हो। यस और सर N1 और N2 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आप प्रॉब्लम, मतलब आपका प्रॉब्लम ही है। मान लो मैं पूछ लूं आपसे कि कितना रिएक्शन फोर्स इस पे लगेगा, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा सबसे पहले, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम सीखना बहुत जरूरी, जरूरी है। जरूरी है। क्लियर है। यस सर Yes. चार पॉइंट है, वो 4 पॉइंट आप देख लो। ड्रा द बॉडी, सेल्फ वेट, एक्सटर्नल फोर्स, रिएक्शन। फिर उसके बाद कि कैसे, कहाँ, कौन सा लगता है, एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लगता है, किधर लगता है, या कैसा एक्सटर्नल फोर्स कैसे हम दिखाएंगे, सेल्फ वेट कैसे दिखाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन कैसे दिखाएंगे। नॉर्मल रिएक्शन चूंकि सारे फोर्स हैं, तो फोर्स को दिखाने के लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो आप दिखा लेते हो, लेकिन डायरेक्शन मतलब क्या, कि वो किस डायरेक्शन में लग रहा है या किस प्लेन से किस डायरेक्शन में लग रहा है। डायरेक्शन के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, रेफरेंस पॉइंट। सर रोलर 30 पॉइंट। रोलर में रेफरेंस लाइंस हमेशा खींचेंगे ना सर। रोलर में रेफरेंस लाइन हमेशा हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल मानते हैं और दोनों को कहां से पास करा देते हैं, सेंटर से। जैसे ही रोलर में ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचोगे, प्रॉब्लम आधा से ज्यादा सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यस सर यस सर क्लियर है। ये बात Yes, अपने sir. दिमाग में यस रखना। सर कल हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो इस पे हम प्रॉब्लम्स, इस पे हम फिर नॉर्मल रिएक्शन निकालना सीखेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है वो देखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन निकालना सीखेंगे, एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी निकालना सीखेंगे। ठीक है, यस सर